नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुजीत गुप्ता, मध्य प्रदेश पीएससी प्री से संबंधित 6वीं यूनिट से संबंधित एमसीक्यू की आपकी प्रॉपर और सटीक और तेजी से तैयारी करवाने हेतु आपके समक्ष एक बार फिर से उपलब्ध हूँ। आज हम एमसीक्यू के अगले चरण में हमने पिछले चरणों में कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, लगभग 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के आसपास थे। और उस क्वेश्चन के दौरान आपको कुछ डाउट हो तो एक क्लियर कर सकते हैं हम कि जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि सर 35 क्वेश्चन है तो क्या 35 ही फैक्ट बताएं या 35 दूना 70 फैक्ट बताएं, इससे कैसे काम चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उस 35 क्वेश्चन में हमने जो भी चीज़ों को एनालिसिस किया है, उसका विश्लेषण किया है, तथ्यों को आंकड़ों को लेकर, है ना, उनकी अवधारणाओं को समझा है, यही एग्जाम में आते हैं और इसी से संबंधित ही एग्जाम में रहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आप ये चिंतित मत होइएगा या कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 1 घंटे या 1.5 घंटे देने के बावजूद भी हमें कम मिला। नहीं, बिल्कुल कम नहीं मिला है। जो भी आपने सीखा है सटीक सीखा है, एग्जाम ओरिएंटेड सीखा है, सही दिशा में सीखा है, तो इसमें कुछ भी गलत इस तरह से आप मत समझिएगा। और आपकी तैयारी कुछ ही लेक्चर्स में हम पूरी तरह से 6वीं जो यूनिट है हम कंप्लीट कराएंगे। ये हमने पहले भी वादा किया था, एक बार फिर से हम कहते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी क्वेश्चंस में मत जाइएगा। क्वेश्चन से संबंधित जो भी विश्लेषण होगा, उसका एनालिसिस होगा, अर्थात उसका पूरा जो ऑपरेशन हो रहा है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी फैक्ट, जो भी आंकड़े होंगे, सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। खास बात यह है, व्यक्तिगत तौर पर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में, है ना, तो आप यकीन और विश्वास के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना लगभग नहीं होती है। तो पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन को देखते हुए, अदर स्टेट के क्वेश्चन को देखते हुए, करंट अफेयर से उसको रिलेट करते हुए सारी चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। तो भटकाव की स्थिति में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि भैया ये भटकाव से याद आया कि ये तो भंवर कुआं है ना। भंवर में तो अक्सर लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं। तो आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने क्षेत्र में हैं, गांव में हैं, छोटे कस्बे आंचल में हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आप तक क्या है पहुंच पा रहे हैं। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सतत और लगातार अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप तक जरूर पहुंचेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक या विशेष महानगर में जाएं, है ना, वहाँ के कल्चर में ढले और समस्याओं से ग्रसित हों। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ ही पाएं, है ना, क्योंकि विकट तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, आर्थिक तौर पर खास तौर पर, है ना, और सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से किसी दूसरे शहर में जाएं या वहाँ आप ज्वाइन करें, चीज़ों को आप समझें, आपका समय बर्बाद हो, वहाँ पर आपको मनचाही चीज़ें ना मिले, तो दुविधाएं होती हैं। तो अगले चरण में हम स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। और 6वीं यूनिट का जो अगले क्रम में क्वेश्चन है वह है कि काला धन से तात्पर्य है। ध्यान से समझिएगा, काला धन से क्या है, तात्पर्य है। देखिए, जो काला धन है, प्रायः इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शन पर हम देख लेते हैं कि हमें और आपको कितना पता है, ठीक है। काला धन से तात्पर्य है मुद्रा जो काले रंग की होती है। नहीं, ये तो उत्तर एकदम बिल्कुल गलत है। फिर भी ऐसा लगता है प्रश्न को पढ़कर कि काला धन है मतलब ऐसा धन जो क्या होगा, काले रंग का होगा। तो यह जो ऑप्शन है ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, गलत है। इसको आप हटा ही दीजिए। दूसरा है बैंकों के पास रखी गई बेनामी संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो बैंकों के पास रखी होती है और जिस पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या संस्था का कोई भी अधिकार नहीं होता। अर्थात कोई व्यक्ति यह नहीं कहने आता कि यह जो आपके बैंक में जो खाते में ये जो पैसा रखा है वो हमारा है, ठीक है ना। कोई भी ऐसे अधिकार के तौर पर नहीं आता। अर्थात ऐसी कंडीशन तब आती है जब बैंक के खातों का संचालन हो रहा हो किसी व्यक्ति के द्वारा, और अचानक वह व्यक्ति किसी कारणवश उस बैंक से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अर्थात हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, है ना, या उसके दस्तावेज खो जाएं, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, हाँ, दिवालिया हो जाए, तो अक्सर उस प्रकार की संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है कि भैया इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, ना तो कोई इसका नॉमिनी है। तो इस प्रकार की संपत्ति क्या काला धन होती है? नहीं, क्योंकि वो बैंकों की नजर में है, सरकार की नजर में है, तो वो काला धन नहीं होती, ठीक है।
याद रखिएगा, बेनामी संपत्ति से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बेनामी संपत्ति से क्या तात्पर्य है। तो बेनामी संपत्ति से तात्पर्य यह है कि ऐसी संपत्ति जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है ना, किसी का अधिकार नहीं है कानूनी रूप से। याद रखिएगा कैसे, कानूनी रूप से, है ना, कानूनी रूप से नहीं है, ठीक नहीं है। साथ ही साथ में तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, ये भी उत्तर आपका ऑप्शन गलत है। तीसरे पे आते हैं, ऐसा धन जो विदेश में जमा की गई हो। मतलब अगर आप इस देश का या किसी भी देश का, जिस देश के आप नागरिक हैं, अगर आप दूसरे देश में उस धन को जमा कर देते हैं तो क्या वो काला धन हो जाता है? नहीं, ये काला धन नहीं होता, बशर्ते कि वह जो धन है वह सरकार की नज़र, अर्थात सरकार की जो हिसाब किताब है, अर्थात जो उसका अकाउंट है उसमें दर्शाया गया हो। तो फिर कोई बात नहीं कि आप किसी देश में निवेश करिए, वहाँ के बैंक में आप जमा करिए, इससे सरकार को ये नहीं माना जाएगा कि आपका धन क्या है, काला धन है। अर्थात सरकार की नज़र में वह धन आना चाहिए कि अमुक व्यक्ति इतना धन उस देश में जाकर क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई जब सरकार की नज़र से आप धन लेकर जाएंगे, दूसरे बैंक में जमा करेंगे, तो स्वाभाविक है आप टैक्स देंगे, कर देंगे, बताएंगे कारण क्या है जमा करने का, हम कब वापस लाएंगे, क्यों लाएंगे, तो तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन पर आते हैं, ऐसा धन जो कानूनी रूप से क्या हो, अवैध हो। यह जो ऐसा धन जो कानूनी रूप से अवैध हो, याद रखिएगा, मतलब जो कानून बना है, कानून क्या है कि जो भी आपके पास धन है, संपत्ति है, यदि वह कर के दायरे में आती है तो आप उस पर कर दीजिए। यदि आप उस संपत्ति या धन को कर के दायरे से बाहर, अर्थात आप छिपा लेते हैं, जैसे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है विभिन्न माध्यमों से, यदि आप छिपा लेते हैं कि नहीं मैं सरकार को नहीं बताऊंगा, मैं बैंकों के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, तो ऐसी स्थिति में वह धन क्या हो जाता है, काला धन हो जाता है। सामान्यतः काले धन को परिभाषित करते समय यह माना जाता है कि जिस पर कर न लगे, मतलब कर की श्रेणी में आए लेकिन उस पर कर आपको न देना पड़े, तो इस प्रकार के धन को क्या बोलते हैं, काला धन बोला जाता है। वर्तमान में काला धन का जो परिप्रेक्ष्य है, आपने देखा होगा कि ये विदेशों में जमा है। स्विट्ज़रलैंड के जो बैंक हैं, पनामा जो देश है लैटिन अमेरिका का, वहाँ के बैंकों में, है ना, अन्य फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, लगभग सभी देशों में जो यूरोपीय देश हैं, और ख़ास करके जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जैसे मालदीव हुआ, है ना, इन देशों में वहाँ की बैंकिंग प्रणाली का ये हिस्सा होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का यहाँ के बैंकों में पैसा जमा कर सकता है, हम वहाँ की सरकारों को नहीं बताएंगे, ठीक है ना। एक बात, खास बात है, यदि आप भी सोच रहे हैं कि आप काला धन रखेंगे, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये कानूनी रूप से क्या है, अवैध है। यदि आप पकड़े जाएंगे तो स्वाभाविक है आपको सजा होगी, और आपकी जो संपत्ति है वो भी क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो इस प्रकार से गैर कानूनी कार्य करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। फिलहाल एक पॉइंट्स मैं और बता दूं, जो काला धन है, इससे एक प्रश्न और बनता है, इससे प्रश्न बनता है कि काला धन यदि अर्थव्यवस्था में अधिक हो जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, समानांतर अर्थव्यवस्था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि जब देश में एक तरफ ओरिजिनल नोटें छप रही हो और दूसरी तरफ क्या हो, नकली नोट छप रही हो। जो नकली नोट है वो एक तरह का क्या माना जाता है, काला धन के तौर पर माना जाता है। तो काला धन हो या नकली नोटों का जो प्रसार है ना, आपूर्ति है, वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, समानांतर। समानांतर इसलिए क्योंकि एक तरफ सरकार नोट छाप रही होती है और एक तरफ दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, जो अराजक तत्व होते हैं, जो देश को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं, वो भी अपना नोट छापते हैं, है ना, काले धन का उपयोग करते हैं देश में बेनामी संपत्तियों को खरीदने के लिए, है ना। तो अक्सर ये देखा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था का संदर्भ काले धन से ही आता है, समानांतर अर्थव्यवस्था। एक इसको और अच्छे से समझना है तो एक साउथ की एक मूवी है शिवाजी द बॉस, रजनीकांत की है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जो उस फिल्म का नायक है उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और उस पैसे से जो कार्य सरकार करती है, सामाजिक राजनीतिक कार्य,
है ना, लोगों का भला कल्याण, वह कार्य वह व्यक्तिगत तौर पर करता है, तो सरकार को ये महसूस होता है कि भाई ये तो हमारे समानांतर शक्ति का है, ये हमारे समानांतर कार्य कर रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था। चूंकि फिल्म के आधार पर वो उस चीज को सही दिखाया गया है कि वो काला धन नहीं बल्कि हर एक रुपए का हिसाब रखता है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार की चीजें बनती हैं। एक चीज और है, एक और नोट डाउन करिएगा, यहाँ से काले धन से प्रश्न है, काला धन एवं कर, काला धन है ना, मैं इसको हटाता हूं, काला धन एक और है फैक्ट, काला धन एवं कर अधिनियम है ना, यह हाल ही का अधिनियम है 2015, ये सबसे लेटेस्ट है काला धन के संबंध में। अगर कोई कानून हाल ही में बना है तो यह 2015 वाला क्या है, कानून बना है। ठीक है, एक दो समितियां आती हैं, चूंकि इसकी पहली समिति जो है वो आर्य समिति है 1936 की, है ना, तो 1936 की समिति इस समय तो पूछी नहीं जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जो सबसे चर्चित समिति है वो राजा चलैया समिति है। कौन सी है, राजा चलैया। ये यहां से प्रश्न बनते हैं, राजा चलैया समिति है ना, राजा चलैया समिति, याद रखिएगा ये दो पार्ट में है, 1 और 2। ठीक है ना, लगभग दोनों चीजें कहां से है, कर व्यवस्थाओं के संदर्भ में है। ठीक है, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि हो सकता है इससे संबंधित आगे प्रश्न हो। ठीक, तो काला धन, इसके बारे में आपने देखा, इसका उत्तर क्या है, ऐसा धन जो कानूनी रूप से क्या हो, अवैध हो। तो एक ही क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको 5 से 7 फैक्ट मिल गए, है ना, तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एक क्वेश्चन मतलब 1 या 2 फैक्ट, नहीं। अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में एमसीक्यू होता है तो आपका जो फैक्ट होगा, लेवल जो होगा वो 150, 125, 150 के आसपास आपको फैक्ट और अवधारणाएं आपको क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश WTO का क्या है, सदस्य नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सा देश WTO का सदस्य नहीं है, तो WTO का सदस्य नहीं है तो ये तो ज्यादातर देश सामान्यतः रहते ही हैं, लेकिन इसमें जो सदस्य नहीं है, 2 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन हम पहले बोलें कि भारत और चीन तो हैं, स्थायी रूप से हैं, ये कभी बाहर इस तरह से सदस्यता गई या ग्रहण किए, नहीं ग्रहण किए, ऐसी कोई इनके साथ कोई चीजें नहीं है फिलहाल, घटना परिघटना। लेकिन रूस जो है 2002 के आसपास, है ना, 2002 के आसपास कुछ वर्षों के लिए इसने WTO की सदस्यता त्याग दी थी। कालांतर में यह WTO का पुनः सदस्य बन जाता है। वर्तमान में देखा जाए अमेरिका के दबाव या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके प्रतिबंधात्मक रवैये के कारण WTO में ईरान के प्रति शिकायत की गई, तत्पश्चात ईरान को इससे क्या निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। अर्थात वर्तमान में WTO का जो सदस्य नहीं है वो कौन सा है, ईरान है। क्योंकि प्रश्न ये है कि सर ऐसा प्रश्न क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये कोई छोटा देश नहीं है ईरान, है ना, साथ ही साथ में भारत से इसका क्या है, ज्यादातर संबंध रहते हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि इस पर प्रश्न बन रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो निम्नलिखित में से कौन सा WTO का सदस्य नहीं है, वो कौन है भैया, ईरान है। थोड़ा सा WTO के बारे में भी समझ लेते हैं। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। खास बात यह है इसका कोई मुख्यालय नहीं है, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। जो प्रश्न पूछता है उस पर हम सीधे आते हैं। WTO में यह पूछा जाता है कि जो वैश्विक जो व्यापारिक विवाद होते हैं, क्या होते हैं, व्यापारिक विवाद, उनका निपटारा कौन करता है, व्यापारिक विवादों का निपटारा कौन करता है भाई, WTO निपटारा। ठीक है ना, केवल निपटारा करता है, अर्थात ये कभी कभी समझौता भी कह सकता है। जैसे दो देशों के मध्य क्या हो जाए, व्यापार को लेकर कोई विवाद हो जाए कि नहीं भाई आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, वो बोलेगा नहीं आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, आप जानबूझकर हमारे प्रोडक्ट को आप नहीं ले रहे हो, हमें आपका घाटा हो जाएगा, आपने कहा था कि हम साल भर आपका वस्तु का आयात करेंगे, वो कहेगा नहीं आपने बोला था निर्यात करेंगे। तो इस तरह से जो भी विवाद होते हैं दो देशों के मध्य, है ना, उन सब का निपटारा प्राथमिक स्तर पर, है ना, कौन करता है, WTO
करता है, ठीक है ना, बशर्ते कि आप उसका सदस्य हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है डंपिंग का संबंध। बहुत अच्छा शब्द है डंपिंग, इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं और वर्तमान में भी यह प्रक्रिया चल रही है, और इसके उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि डंपिंग है क्या, किस क्षेत्र से संबंध रखता है, इसका क्या उदाहरण हो सकता है और इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पर पहले हम आते हैं। डंपिंग का संबंध है किससे है, बैंकिंग प्रणाली, व्यापार प्रभाविता, है ना, व्यापार प्रभाविता का मतलब यह है कि व्यापार को प्रभावित करना, है ना, और करों की संरचना या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल मैं इसका सही उत्तर आपको बताऊं तो यह है व्यापार प्रभाविता। ठीक है ना, जब किसी भी देश में किसी भी कंपनी को किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट, वस्तु या सेवाओं के जरिए जब उसके व्यापार को प्रभावित करना हो, खास तौर पर ये जो प्रभाविता है, ये प्रभाविता जो है वो क्या होती है, नकारात्मक तौर पर होती है। जब कोई भी कंपनी नकारात्मकता का परिचय देती है, अर्थात जानबूझकर किसी के व्यापार को क्या करती है, वह डुबोने की कोशिश करती है, डंप मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो प्रायः डंपिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, व्यापार प्रभाविता। इस चीज को समझिएगा, जैसे क्या होता है, उदाहरण के तौर पर कोई एक दुकान खुली है, कोई एक बढ़िया होटल है, खाने पीने की चीजें हैं, ए है ना, और दूसरा होटल है क्या, बी, है ना। तो ए होटल पहले से खूब बढ़िया चल रहा था, अच्छा खासा ये कमाई कर रहा था, है ना। फिर उसी के बगल में दूसरा कोई एक होटल आता है और उसको लगता है कि मैं इसके जो बिजनेस है या जो इसके ग्राहकों को है किसी भी तरह से प्रभावित करूं। तो पहले तो ये सामान्यतः क्या करता है, ये सामान्यतः पहले अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, ये फिर दुकान खोलता है, बेचना शुरू करता है, लेकिन इसके पास ग्राहक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, इसके पास ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये काम करता है, सीधी बात है, इसके बने बने ग्राहकों को तोड़ने के लिए एक तरीका यह है कि आप अपने कीमत जो भी आप रेस्टोरेंट में दे रहे हैं, जो भी वस्तु बेच रहे हैं, उसकी कीमत क्या कर दो, बहुत कम कर दो। तो जब आप बहुत कम कर देते हैं कीमत, तो यहाँ के जो ग्राहक है कहाँ चले जाते हैं, ग्राहक बी के पास चले जाएंगे। और ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलता है कि ये इतना ज्यादा कीमत कम करता है कि इसको क्या हो जाता है, पहले नुकसान, पहले क्या होगा, नुकसान, और इस नुकसान को वह सह लेता है। तत्पश्चात जब यह पूरी तरह से इसकी दुकान बंद हो जाती है, घाटे में चला जाता है, तब यह व्यक्ति जब ये शटर गिराएगा, अर्थात पूरी तरह से इसका बिजनेस बर्बाद हो जाता है ना, तो यह व्यक्ति अपने जो कीमत होती है प्रोडक्ट का फिर से क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब सीधे तौर पर जब कोई दुकानदार अपनी वस्तु का कीमत बहुत ज़्यादा कम कर दे, घाटे में जाने लग जाए, ताकि दूसरी कंपनियों के जो ग्राहक हैं वो हमारे पास आ जाए दुकानों के, और जब वो दुकानें, वह कंपनियां नुकसान में चली जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं, तो यह वस्तु को दाम क्या करता है, धीरे से बढ़ा देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो रिलायंस जियो है, जिसका आप हर कोई व्यक्ति लगभग ज़्यादातर मोर देन 45% के आसपास है, हर व्यक्ति इस प्रकार के सिम का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, इसकी सेवा ले रहा है। तो पहले तो यह आया बहुत सस्ता होकर, लगभग सभी लोगों ने क्या किया, पोर्ट करा लिया कि भाई हम एयरटेल हैं, वोडाफोन है, समथिंग है, हमको कहाँ चाहिए, जियो में जाना है। कुछ लोगों ने नहीं कराया, उनको क्वालिटी से मतलब था, तो उन्होंने दूसरी सिम के तौर पर जियो का इस्तेमाल किया। तो एक बार जियो मार्केट में पूरा छाई और सभी कंपनियों को, ग्राहकों को उसने आकर्षित कर लिया सस्ते दाम में, और बाद में धीरे से उसने प्राइस को क्या किया, बढ़ा दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा, डंपिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डंपिंग, जानबूझकर, है ना, अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा डंप कर देना, है ना, कि दूसरी चीज़ों को नुकसान हो जाए। तो व्यापार प्रभाविता के लिए प्रायः इस शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रायः ये याद रखिएगा, जियो को याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है मौद्रिक नीति में, हाँ, मौद्रिक नीति में तरलता का अधिक होना, है ना, ये जो तरलता का अधिक होना से क्या तात्पर्य है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पहले ही मैंने रख रखा है, अभी फैक्चुअल पे हम आएंगे, है ना, इत्मीनान से। इसमें भी कहीं ना कहीं फैक्ट ही निकल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है बहुत अच्छा है, आप उस चीज को समझने का पूरा प्रयास करें, आप समझेंगे। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति पर हमने पिछले भी लेक्चर्स में चर्चा की थी। मौद्रिक नीति का तात्पर्य यह होता है कि जब आरबीआई द्वारा
मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित विनियमन का कार्य किया जाता है तो उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है ना। मौद्रिक नीति से यह स्पष्ट हो जाता है कि महंगाई को हमको कंट्रोल करना है या फिर मंदी को कंट्रोल करना है। अर्थात जब आरबीआई सामान्यतः एकदम आसान भाषा में कहें, जब आरबीआई मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई को कंट्रोल करती है तो प्रत्येक 3-3 महीने में समीक्षा करती है कि भाई महंगाई कैसे कम होगी, मंदी है तो वो कैसे दूर होगी। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है। तो मौद्रिक नीति में क्या है, तरलता का अधिकार अधिक होना का क्या मतलब है। देखिए तरलता जो शब्द है, तरलता का मतलब होता है सामान्यतः, जैसे हम कहते हैं ना तरल, तरल मतलब जैसे पानी हुआ है ना, कोई द्रव्य की बात कर रहे हैं है ना। तो पानी क्या होता है, तरल होता है, आसानी से जब आप उसे गिराओगे तो वो तेजी से क्या होता है, फैलता है। तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था में तरल शब्द को कहे तो तरल का मतलब आप हमेशा समझना आसान, है ना। आसान मतलब बहुत तेजी से किसी भी चीज को फैलना, है ना। इन शब्द से मतलब लगाया जाता है, क्योंकि ये इसके समानार्थी शब्द नहीं है, फिर भी समझने के लिए यहाँ ठीक है। जब मौद्रिक नीति, मान लीजिए कि आरबीआई ने समीक्षा की प्रत्येक 3 महीनों की बैठक पर, कितने महीने में होती है, 3 महीनों में होती है। ठीक है ना। 3 महीनों में बैठक होती है और इस 3 महीने में एक बैठक में उसने कहा कि हम इस बार मौद्रिक नीति को अधिक तरलता युक्त बनाएंगे, मतलब तरलता को बढ़ाएंगे। तो किसकी तरलता को बढ़ाएंगे, मुद्रा, मतलब मुद्रा का अर्थव्यवस्था में, बहुत ध्यान से समझना, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तरलता या आपूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ब्याज दरों में कटौती होगी। ये भी प्रश्न बनता है कि तरलता का अधिक होना से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में हो जाएगा ब्याज दरों की कटौती, ये भी करेक्ट होगा। मुद्रा का अधिक आपूर्ति बढ़ जाना, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो आइए अब इस आधार पर हम इसके ऑप्शन पर आते हैं। मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाना, नहीं, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाना नहीं, बल्कि यहाँ क्या था, मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ जाना। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। महंगाई के बढ़ने की संभावना, महंगाई के बढ़ने की संभावना, इस पर हम रुकते हैं। कम विकास दर का होना, ये काम नहीं है, ये क्या है, कम विकास दर का होना। ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। बैंकों को घाटा होना, नहीं, इससे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी तरलता अधिक होती है तो प्रायः यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। देखिए कैसे, जब लोगों के पास अक्सर क्या होगा, जब मौद्रिक नीति में एकदम सिंपल तरीके से इस बात को फिर से समझ लीजिएगा ताकि आपको जो भी इससे प्रश्न आए आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। जब अर्थव्यवस्था में तरलता अधिक होगी, इसका मतलब यह है कि मुद्रा की आपूर्ति, मतलब लोगों के पास पैसे अधिक पहुंच जाएंगे। कैसे अधिक पहुंचेंगे, ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, है ना। लोगों की कमाई का जरिया बढ़ जाएगा, है ना। तरह तरह के रोजगार भी बढ़ने लग जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि लोग लोन लेकर नया इकाई, नया उद्यम स्थापित करते हैं, नई कंपनी लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में नए नोटों या मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ जाना। तो ऐसी स्थिति में जब आपूर्ति बढ़ जाती है मुद्रा की तो लोगों के पास मुद्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा होगी तो लोग मांग ज़्यादा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये इसका उत्तर, महंगाई के बढ़ने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कोई भी इससे संबंधित आएगा कि महंगाई कैसे बढ़ती है, मौद्रिक नीति का महंगाई से क्या संबंध है, बस आप इतना समझ लीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आने वाली प्रश्नों में नहीं है। ठीक है। हाँ, इस प्रकार के और भी प्रश्न आगे आएंगे तो उसमें और भी चीजें समझेंगे तो इसके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए, ब्रेडन वुड्स जुड़वा, है ना। नाम से स्पष्ट है कि इससे संबंधित आपने क्या सुना था, सम्मेलन सुना था, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन। न्यू हैम्पशायर कहाँ है ना, ये अमेरिका के निकट न्यू हैम्पशायर है ना के पास में एक ब्रेडन वुड्स शहर है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में जो भी विशेष बातें हुई थी उसमें से एक अवधारणा निकली थी, ब्रेडन वुड्स जुड़वा, ब्रेडन वुड्स ट्विंस। किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ऑप्शन पर आइए, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, G20 और IMF। तो यहाँ पर अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसका ऑप्शन समझिएगा 1, 2, 3, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें।
1 2 3 मतलब विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, G20। इसका ये उत्तर गलत है। 1 और 4 अर्थात विश्व बैंक और IMF, विश्व बैंक और IMF, ये इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, ये सही होगा। अगला है 1 और 2 विश्व व्यापार संगठन नहीं है और डी केवल 1 नहीं है। अर्थात आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से मतलब ही है कि 1944, ये प्रश्न आता है कि कब हुआ था, 1944। और इस सम्मेलन के पश्चात ही 1945 में क्या हुआ था, 2 संस्थाओं का उदय हुआ था। क्या, वो कौन कौन सी थी, वर्ल्ड बैंक, नोट डाउन करते रहिएगा, और IMF, ठीक है ना, IMF का उदय हुआ था, अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का क्या हुआ था, उदय हुआ था। अर्थात एक ही सम्मेलन से जब 2 वैश्विक संस्थाओं का उदय हो तो प्रायः दोनों को क्या मान लिया गया कि भैया ये दोनों क्या है, जुड़वे बच्चे हैं। कहाँ, किसके हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात अर्थात ब्रेटन वुड्स जुड़वा किसे कहते हैं, विश्व बैंक और IMF को कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि थोड़ा सा समझ लीजिए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ क्यों। इसलिए हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, है ना, या प्रश्न ये बनता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो बैकग्राउंड है वो क्यों हुआ था, आधारशिला क्यों पड़ी थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के होने के पीछे का क्या कारण था। तो एक ही कारण था, सामान्यतः अन्य भी कारण थे, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ही बात पर बनेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करने के उद्देश्य से इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ, और इसके लिए 2 संस्थाओं का उदय हुआ, IMF और वर्ल्ड बैंक के तौर पर। चूंकि उस समय वर्ल्ड बैंक नाम नहीं था, बल्कि क्या था, IBRD, है ना, IBRD था। ये भी वर्ल्ड बैंक की अनुषंगी संस्था है। कहीं ना कहीं बाद में 4 संस्थाओं को मिलकर, है ना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है, बाद में और संस्थाएं जुड़ती हैं। तो फिलहाल आपको ब्रेटन वुड्स जुड़वा का मतलब विश्व बैंक और IMF की बात करते हैं, ठीक है। ओके, अगला है, यहाँ से इतने, हर से 3 से 4, 4 से 5 आपको फैक्ट हर क्वेश्चन से मिलेंगे। तो क्वेश्चन पे मत जाइएगा कितने ही क्वेश्चन हुए, आप फैक्ट पे जाइए और अवधारणाओं पे जाइए, ताकि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की किसी भी प्रकार से तथ्य या फिर अवधारणाओं की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे उपलब्ध हैं कि आपको बता दिया कि ये लो 100 क्वेश्चन है, लो 500 क्वेश्चन, है ना, इसी में से आने हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, 500 क्वेश्चन को रटना, आप समझ रहे हैं आप बात को, 500 जब यही क्वेश्चन रटेंगे तो बाकी सब्जेक्ट के क्या करेंगे आप। तो अवधारणाओं का भी क्लियर होना, और सही क्वेश्चन कहाँ से प्रश्न आते हैं, मूल प्रश्न, मौलिक प्रश्न के आधार पर उसके इर्द गिर्द सारे चीज़ों को घेरना, एक परिधि बनाना, है ना, वहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं और बनते आए हैं। तो इस बात को, इस रणनीति के हिसाब से हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण की प्रमुख समस्या है, कौन सी समस्या है भैया, पूंजी की कमी। क्या यह समस्या है कम औद्योगिकरण की यहाँ पर, बिल्कुल है। जब पूंजी की कमी ही है जिसके वजह से यहाँ पर उद्योगों की स्थापना, या किसी एक क्षेत्र में अधिक उद्योग हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में कम उद्योग हैं, अपेक्षाकृत या औसत रूप से देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में भारत की तुलना में, है ना, कुछ राज्य और भी हैं यहाँ पर औद्योगिकरण कम हुआ है, ठीक है ना, इंडस्ट्री कम है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी की कमी है, सही बात है। कम यातायात की सघनता है, बिल्कुल, कम यातायात की सघनता के साथ साथ यहाँ पर जो तीव्र, ये भी ऑप्शन आ सकता है कि तीव्र यातायात की क्या है, कमी है। क्या आता है, यातायात की कमी, है ना, तीव्र यातायात की भी कमी है। क्योंकि तीव्र यातायात कैसे बढ़ाएंगे, बहुत सारे नेशनल हाईवेज निकालिए। आजकल तो क्या बन रहा है, आजकल नेशनल हाईवे के साथ साथ अन्य चीजें, अवधारणाएं आ गई हैं, जैसे एक्सप्रेस वे। क्या बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे भी बनती हैं, जैसे नर्मदा एक्सप्रेस वे, है ना, नर्मदा एक्सप्रेस वे भी है। तो ये जितना ज्यादा बनेगा देश में या राज्य में, उतना ही तेजी से तीव्र यातायात होगा, जो आने जाने वालों के लिए, औद्योगिकरण के लिए, है ना, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल वर्तमान समय में देखा जाए तो सघनता कम है, मतलब सड़कें कम हैं। अप्रभावी नीतियां भी क्या है, लगभग अप्रभावी हैं। अप्रभावी नीतियों से तात्पर्य यह है कि जो नीतियां हैं, हो सकती हैं कि वो अच्छी नीतियां हों, लेकिन उनका क्रियान्वयन करना सबके बस की बात नहीं होती। अर्थात ये है कि उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय समय पर उसकी समीक्षा है,
हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि नीतियां बनाने के लिए तो बहुत सारी नीतियां बन जाती है, लेकिन नीतियों का क्रियान्वयन करना, उसकी समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, है ना, फिर से उसकी कमियों को, दोषों को दूर करना, ये मतलब एक तरह से देखा जाए कि शिथिल जो नौकरशाही है, कहीं ना कहीं उसके ये लक्षणों के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो औद्योगिकरण है उसकी रफ्तार मध्य प्रदेश में क्या है, कम है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मिला जुला के हमने तीनों पॉइंट्स को समझा और बेहतर तरीके से, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण में प्रमुख समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, हाँ, साख निर्माण। हाँ, आते हैं, साख निर्माण का क्या अर्थ है भैया। देखिए, साख निर्माण का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, हमारी साख है, अपनी क्रेडिट है ना, क्रेडिट है मेरा, जाओ मेरे नाम पर उस दुकान वाले से क्या करना है ना, एक जो भी आप मंगवाओ, सामान्यतः कहते हो कि भाई जाना 10 समोसे ले आना उस दुकान वाले से, है ना। जो भी हमारी साख है, हमारी क्रेडिट है, हमारा खाता चलता है ना, इस तरह से आप व्यवहार करते हो सामान्यतः व्यवहारिक तौर पर। तो साख का मतलब ये है कि प्राय ये जो साख शब्द है ये बैंकों के लिए यूज होता है। व्यवहारिक तौर पर आप अपनी साख को ऊपर बढ़ाओ, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये जो साख शब्द है, क्रेडिट है ना, क्रेडिट शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग होता है, बैंकों के लिए। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि साख शब्द का जो साख निर्माण है उससे क्या अर्थ निकलता है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र की एक तरह की शब्दावली है। ऑप्शन पर आते हैं, व्यक्ति की बचत का बढ़ जाना, बढ़ना, नहीं, ये भी नहीं है। कंपनी संपत्तियों की वृद्धि होना, ये भी लगभग नहीं है। बैंकों की संपत्तियों में वृद्धि होना, ये करेक्ट उत्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना, ये करेक्ट उत्तर नहीं है। अब इस चीज को हमको सिद्ध करना है कि सी ऑप्शन कैसे क्या है, राइट है। अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी को हम इस प्रश्न में चेंज करके देखते हैं, है ना। पहले हम राइट आंसर जान लेते हैं, फिर आते हैं कि उस चीज को सिद्ध करते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, प्रश्न के आधार पर हम उसका एनालिसिस कर रहे थे, है ना, फिर उसको उत्तर को हम समझ रहे थे। थोड़ा सा स्ट्रेटजी इसमें भी अलग कर लेते हैं, है ना, कोई समस्या नहीं होने वाली आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो साख निर्माण क्या होता है, जब साख निर्माण का मतलब होता है जब बैंक के पास जमा धन या मुद्रा ही कह लीजिए, धन से अधिक धन का निर्माण करे, है ना, या बनाए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं साख निर्माण। मतलब बैंक के पास आपने 100 रुपए जमा किया, वह 100 रुपए उठाकर किसी और को दे देगा, है ना, किसी और को दे देगा। मतलब 100 रुपए आपके पास है, बैंक के पास गया, ये बैंक 100 रुपए क्या किए करेगा, वो दूसरे किसी तीसरे व्यक्ति को दे देगा और उससे कितना लेगा, 120 रुपए ले लेगा। ठीक है ना, 120 रुपए ले लेगा, तो उसको प्लस कितना हुआ, 20 रुपए ज्यादा हो गए। हो सकता है इसमें से 5 रुपए वो आपको दे दे, क्योंकि आपने जमा किया है तो ब्याज तो आपको मिलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 रुपए, है ना। तो आप ये जो 15 रुपए बढ़े हैं बैंकों के पास, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साख निर्माण। ठीक है ना, साख निर्माण मतलब जब बैंक पैसों से पैसे को बनाते हैं, मतलब पैसे को ज्यादा कर्ज देते हैं। तो प्राय क्या करते हैं, जब आपको लोन देते हैं तो उसके बदले में जब आप ब्याज देते हो, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं साख निर्माण। सेम यही प्रक्रिया जब कोई व्यक्ति करता है निवेश के माध्यम से, है ना, निवेश मतलब जैसे आप किसी दुकान को खोलें, आप व्यापार में लगाएं, है ना, कृषि में लगाएं, तो जब आप पैसे से पैसे जब कोई व्यक्ति बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, पूंजी निर्माण। कौन ऐसा करेगा, पूंजी निर्माण। ये किससे जुड़ा है, ये व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ा है, या फिर कंपनी या कोई संस्था, या फिर कंपनी, संस्था या फिर व्यक्ति। जब यही कार्य जो बैंक साख निर्माण के लिए कर रहा है, और जब कोई व्यक्ति या कंपनी क्या करे, पैसे को, धन को निवेश के रूप में करे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण, है ना। इस चीज को एक बार फिर से समझ लो, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या है, एक शब्दावली ये भी आ गई, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूंजी निर्माण क्या है, किसी व्यक्ति या संस्था, संस्था मतलब हो सकता है वो उपक्रम हो, उपक्रम भी लिख दें यहाँ पर। उपक्रम मतलब कंपनीज होती हैं, इकाइयां होती हैं। उपक्रम के द्वारा किस माध्यम से, निवेश के माध्यम से। निवेश भैया देखो बहुत जरूरी है आज के समय में,
है ना। निवेश नहीं करोगे तो जो जितना आपका पैसा है ना वो पर्स में ही पड़ा रह जाएगा, जेब में ही, कपाट में रखो तो कपाट में ही पड़ा रह जाएंगे। निवेश इसलिए बहुत जरूरी है। 100 रुपया ही है, उसको कहीं ना कहीं निवेश करने के तरीके ढूंढो 10 साल 15 साल बाद। और हाँ, निवेश वेश किसी को बताते नहीं है कि ढिंढोरा पीटे पड़े हो कि देखो भैया हमने 100 रुपये शेयर बाजार में लगा दिया, 1000 लगा दिया। ऐसे ये चीजें नहीं की जाती है ना। निवेश चुपके से करो, सबको बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई, आर्थिक चीजें हैं, आर्थिक ये सब हिसाब किताब है, सबको हर चीजें नहीं बताई जाती। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, मन की बात नहीं बताई जाती, आपसे कमजोरी नहीं बताई जाती। तो आज के समय में ये आर्थिक युग है, यहाँ पर आप अपने पैसे का जो लेन देन है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है पैसे को लेकर, है ना। दोस्त मित्र ठीक है, बहुत क्लोज हैं तो बढ़िया है, लेकिन आप सबको ढिंढोरा पीटे पड़े हो शहर में, है ना, गाँव में, कि हमने इतना निवेश कर दिया, हमने ये शेयर खरीदा, वो शेयर खरीदा। हाँ, जागरूकता के तौर पर, सहयोग के तौर पर ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती है नहीं बताई जाती, क्योंकि इससे आपको घाटा ही होगा। ठीक है ना। हाँ, तो अनुभव है तो उसका फायदा लीजिए आप। फिलहाल जब कोई व्यक्ति या संस्था उपक्रम निवेश करती है तो निवेश से उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, और लाभ के परिणाम स्वरूप उसका पैसा बढ़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण। ठीक है ना। साख निर्माण और पूंजी निर्माण में बेसिक चीजें। यहां से भी बहुत प्रश्न बनता है कि पूंजी निर्माण क्या है। ठीक, अगला है सुंदरजा आम का जीआई टैग, है ना। सुंदरजा आम का जीआई टैग किस जिले को प्राप्त है। ऑप्शन में है रीवा, जबलपुर, छतरपुर और सीधी। ठीक है, और इसका करेक्ट उत्तर है कौन सा, रीवा। ठीक है, रीवा इसका क्या है, राइट उत्तर है। सुंदरजा आम को लेकर एक प्रश्न और बनता है, इसकी जो खासियत है मैं आपको बता दूं। ऐसा आम मतलब कैसा आम, कुछ तो खास बात होगा, नाम में ही है सुंदरजा, मतलब सुंदर दर्जे का, बढ़िया एकदम अव्वल दर्जे का। इसकी खास बात यह है कि ये मीठा, अर्थात जो शुगर है इसमें, मीठा ना कह के आप इसे क्या कहो, इसमें जो सामान्यतः चीनी की जो मात्रा है वो क्या होती है, इसकी मिठास थोड़ी कम होती है अपेक्षाकृत। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो प्रश्न पूछेगा आपसे वो ये है, विटामिन, कौन सी विटामिन पाई जाती है, ई। ये विटामिन ए के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। प्रायः जो आम का फल है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पीला, है ना, लाल जो पीले पके हुए फल होते हैं, जैसे पपीता वगैरह हुआ, आम हुआ, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस आम में क्या है, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। अब ये जीआई टैग होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। जीआई टैग एक प्रकार का जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, अर्थात भौगोलिक संकेत है। ठीक है ना, भौगोलिक संकेत है। देखिए यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं, भौगोलिक संकेत। और इस भौगोलिक संकेत का मतलब ये होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, चाहे वो जिला हो सकता है तहसील स्तर पर हो जाए, है ना, किसी भी विशेष क्षेत्र में वहां की जो मूल उपज है, खास करके ऐसी उपज सामान्यतः जो फसल, है ना, के तौर पर होती है, या वहाँ के हस्तशिल्प कला के तौर पर होती है, या फिर वहाँ पर आप दूसरी कलाओं के संदर्भ में भी होती है, जैसे नृत्य वगैरह हुआ, है ना, इन संदर्भ में, या फिर वहाँ पर किसी विशेष प्रकार का जो प्राकृतिक चीज है, जो खनिज है, हो सकता है वो भी पाया जाता हो। जरूरी नहीं कि खाने पीने की चीजें ही जीआई टैग में आती है ना, ऐसा नहीं है। कोई सब्जी हो, कोई फल हो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स हो। तो उस प्रकार अगर किसी विशेष क्षेत्र में ही वो वस्तु पाई जा रही है तो उसको वहां का भौगोलिक संकेत मान लिया जाता है कि भैया यह चीज यहाँ पाई जाती है तो यहाँ का है। जैसे सामान्यतः आप कहते हो कि भैया बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी का मतलब ये है ना, चंदेरी साड़ी। इसका मतलब चंदेरी साड़ी जैसे ही आता है तो वह चंदेर अर्थात अशोकनगर से संबंधित जिला को प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ में जैसे बनारसी साड़ी तो वह वाराणसी जिले को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो ये पहले से ध्यान में आ जाता है कि बनारसी साड़ी मतलब बनारस में बनी होगी, है ना, तो एक स्थान का बोध होता है। तो इसी को कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है ना। और इससे एक और प्रश्न बनते हैं कि ये कौन सा मंत्रालय, ये जो टैग है ना, टैग है, ये जो प्रमाण है वो कौन देता है। तो एक ये भी है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, वाणिज्य मंत्रालय, है ना, वाणिज्य मंत्रालय। बहुत सारे विभाग है इसमें, उन विभागों का काम है। तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अब तक कितने हैं, मध्य प्रदेश में अब तक 19 प्रकार के उत्पादों पर जीआई टैग प्राप्त है। साथ ही साथ में 643 लगभग जीआई टैग कितने हैं, 643 प्रकार के उत्पादों पर देश में जीआई टैग
प्राप्त है, ठीक है ना, छोटे बड़े पहले से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा बनने की संभावना कम है, बट ये इंपॉर्टेंट ये है कि वाणिज्य मंत्रालय पर आप फोकस करें, 19 पर फोकस करें। और विटामिन ई है ना, सुंदरजा आम के संदर्भ में विटामिन ई, ये पिछले ही वर्ष अभी दिया गया है, 2023 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है डिजिटल लेन देन हेतु प्रयोग, डिजिटल लेन देन हेतु प्रयोग आवश्यक नहीं है। हाँ हाँ, देखिए, अगर आप डिजिटल लेन देन करते हो तो इसमें से क्या आपके लिए आवश्यक नहीं है, इस प्रश्न पर है। जैसे हम लोग सामान्यतः यूपीआई के जरिए, है ना, हम ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से, तो उसकी बात कर रहा है प्रश्न वहां से। डिजिटल लेन देन तो क्या आवश्यक नहीं है, इस नहीं पर विशेष बल दीजिएगा। बैंक खाता क्या आवश्यक है? बिल्कुल है। बैंक खाता ही नहीं रहेगा तो बैंक में पैसे ही नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है आप कैसे पैसों का आदान प्रदान करोगे, कोई माध्यम ही नहीं बचता, है ना। दूसरा है इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट होना चाहिए डिजिटल, चाहे आप पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर से करो, चाहे लैपटॉप से करो, चाहे मोबाइल फोन से करो, आपको इंटरनेट का सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेट भी जरूरी है। और शेयर बाजार में निवेश और है विशिष्ट पहचान पत्र। देखिए, विशिष्ट इसको हम छोड़ते हैं अभी, विशिष्ट पहचान पत्र है, कोई भी खाता तभी खुलेगा भाई जब उसमें विशिष्ट पहचान पत्र होगा आपका, ठीक है ना। जैसे सामान्यतः अगर आप कोई नागरिक ही नहीं है तो सामान्यतः आपका कोई बैंक खाता नहीं खुलेगा, जब बैंक खाता नहीं खुलेगा तो डिजिटल लेन देन का कोई बात ही नहीं आती। तो अर्थात ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी है। तो कौन सा जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश। अब शेयर बाजार में निवेश करो या ना करो, ऐसी कोई है ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे तभी आप डिजिटल लेन देन का आपको यूपीआई क्यूआर वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, आप फोन पे गूगल पे ये सब यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? शेयर बाजार में निवेश, ठीक है ना, ये उसका क्या होगा? नहीं है, मतलब शेयर बाजार में निवेश से डिजिटल लेन देन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल में सिंचाई हेतु आदर्श समय अंतराल है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि यूनिट से जुड़ा हुआ है, फसल की बात है। तो गेहूं की फसल में सिंचाई हेतु क्या है? आदर्श समय अंतराल है। क्योंकि गेहूं की फसल कैसी फसल है भाई? रबी की फसल, है ना, रबी की फसल। ये कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर, है ना, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और कब काटा जाता है? मार्च और अप्रैल में, अप्रैल, ठीक है ना, मार्च अप्रैल में क्या होता है? इसको काटा जाता है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? रबी की फसल। एक बात तय कर लीजिएगा, मौसम के आधार पर जो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की, उसमें अगर किसी भी प्रकार से किसी भी फसल को लेकर आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये कहाँ आएगी, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि रबी में तो बोई जाती हैं लेकिन खरीफ में कटती हैं, है ना। इस तरह से थोड़ा सा समय जो होता है उनके पकने का या उनके पूरे जीवन काल का वो ज्यादा होता है। जैसे गन्ना हुआ, कहने के लिए तो वो बो दिया जाता है गर्मी में ही, लगभग मई या जून में बो दिया जाता है ना, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में अप्रैल में ही बो दिया जाता है। तो अप्रैल मई से बोया हुआ फसल जाके कहाँ तक कटता है? फरवरी में जाके तक कटते रहते हैं ना। तो आप इससे कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चा कि हम सब इसको कहाँ रखें। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, अगर जिस मौसम में जो फसल बोई जा रही है उस आधार पर यह तय होता है कि वो रबी है कि खरीफ है, ठीक है। तो बोने के आधार पर होता है, कटने के आधार पर इसका डिवीजन प्रायः नहीं होता, ठीक। तो आप यहां समझिए, पहली बात तो यह है कि यह रबी की फसल है ना, और ये भारत की सबसे क्या है? प्रमुख फसल है। सबसे प्रमुख फसल कौन सी है भारत की? हाँ, गेहूं होती है, ठीक है। यह प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था, विभिन्न राज्यों के भी संदर्भ में पूछा जाता है। ऑप्शन पर आते हैं 30 दिन, 14 दिन या 21 दिन, और या फिर 21 के बाद 28 दिन, मतलब 28 डेज, 21, 14 या फिर 30 डेज। मतलब जब आप फसल को बोते हो, प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा, आपने फसल बोया मतलब सामान्यतः अनाज बोया, तो पहली जो सिंचाई होगी वह कब दिया जाएगा और उसके बाद में दूसरी सिंचाई की व्यवस्था कब होगी। तो ये माना जाता है कि फसल बोने के 20 या 21वें दिन आप पहली सिंचाई करिए गेहूं में, उसके बाद 21 दिन का अंतराल के बाद फिर 42वें दिन क्या करिए? आप सिंचाई करिए। तो ये आदर्श समय अंतराल है। हो सकता है मिट्टी की कंडीशन, है ना, वहाँ की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये भी इसको प्रभावित करे। फिलहाल जो कृषि मंत्रालय के द्वारा ICAR के द्वारा जो सुझाया गया है ये आंकड़ा या तथ्य वो ये है कि 21 दिनों पर अंतराल की जाती है। और ये प्रश्न
कई बार बने हैं गेहूं के सिंचाई से संबंधित। ठीक है ना। सर्वाधिक उत्पादन भी किसका होता है? गेहूं का होता है भारत में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है? निम्न में से किस जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है? चलो ठीक है। देखिए, इंदौर, हाँ, इंदौर, गुना, भोपाल और क्या है? इंदौर, गुना, भोपाल, कटनी। ठीक है। देखिए, इसका जो उत्तर है वो कौन सा है? भोपाल में है। तो भोपाल में 1966, समझिएगा, 1966 में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर क्या हो रहा है? उत्पादन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, 1966। लेकिन एक करेक्ट उत्तर ये है कि उस समय इसका उत्पादन संभवतः नहीं हो पाया था। मतलब यह है कि स्थापना की बातें चली थी, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1989, सॉरी, हाँ 1989 ही रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो है 1989 को लेकर प्रश्न बने हैं। ठीक है ना, वो दूसरी जगह का है। तो 1989 में क्या हुआ था? रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थापित हुई थी। और टारगेट क्या है वर्तमान में देखा जाए तो 600 से लेकर 750 कोच, कोच मतलब जो रेलवे के डिब्बे होते हैं, कोच, प्रति वर्ष कितने? प्रति वर्ष उत्पादित हो रहे हैं। यह प्रश्न बन सकता है कि भोपाल में अर्थात मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे कोच फैक्ट्री जो सामान्यतः सबसे पुरानी है, वह उसमें जो प्रति वर्ष कितना रेलवे कोच का उत्पादन होता है? तो लगभग 600 से लेकर 750। चूंकि ये चीजें तय नहीं है तो उत्तर आप इसी के बीच रखिएगा, है ना। संभवतः 750 मैक्सिमम की बात कर लेगा या फिर मिनिमम क्या करेगा? 600 की बात करेगा। ठीक है ना। हाँ, तो और एक खास बात, ये जो भोपाल है एक प्रकार का रेलवे का मंडल है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय क्या है भैया? जबलपुर, है ना, जबलपुर, जबलपुर, है ना। ठीक है। तो ये रहा रेलवे कोच फैक्ट्री से संबंधित आपके तथ्य। अगला है हाँ, अब प्रश्न अच्छे हैं। किस समिति की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए, किस समिति की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? कृषि मूल्य आयोग नाम से स्पष्ट है, जो कृषि का मूल्य निर्धारित करे ऐसा आयोग। ठीक है ना। तो नरसिम्हन समिति, लक्ष्मीकांत समिति नहीं, नरसिम्हन समिति जो थे बैंक सुधार, याद रखिएगा, फिर भी आप नोट डाउन कर लीजिए किससे थे? बैंक सुधार से थे। तिवारी समिति जो थी, आपको पहले भी बताया है, फिर से समझ लीजिएगा। तिवारी समिति क्या थी? रुग्ण कंपनियों, रुग्ण, रुग्ण जो कंपनियां हैं, रुग्ण कंपनी सुधार, है ना, जो बीमार कंपनी है उसको सुधारा कैसे जाए, उससे संबंधित समिति कौन सी है? तिवारी समिति। ठीक है ना। हजारी समिति प्रायः ये भी क्या होती है? बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग, है ना, बैंकिंग से। तो सबसे इंपॉर्टेंट नरसिम्हन समिति है, इसकी हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल इसका जो करेक्ट उत्तर किसका है? लक्ष्मीकांत झा। लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। अब इससे और भी प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे तौर पर। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ठीक है। बाद में इसका नाम बदलकर 1985 में क्या कर दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? कृषि मूल्य, कृषि लागत, सॉरी, देखिएगा जरा, हाँ, कृषि, इसको काटिए, कृषि कृषि लागत, लागत एवं मूल्य आयोग, इसका नाम क्या कहा गया? 1985 में
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रख दिया गया। खास बात यह है कि इस आयोग का काम क्या है? इस आयोग का काम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। बात करता है? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एमएसपी क्या होता है? एमएसपी से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एमएसपी से प्रश्न बनते हैं कि भैया एमएसपी का निर्धारण कब किया जाता है? तो एमएसपी का निर्धारण कब किया जाता है? बुआई से पहले, मतलब फसल की जो बुआई है उससे पहले, फसल बुआई से पहले किया जाता है ना? फसल बुआई से पहले, है ना? तो कृषि मंत्रालय नहीं करता, बल्कि ये कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय के अंदर ही आता है, उसी के अधीन है। ठीक है ना? एमएसपी विभिन्न प्रकार की फसलों पर पहले से निर्धारित मूल्य है कि ये बता दिया जाता है कि किसान हो आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी जो भी फसल होगी उस फसल के मूल्य की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, अर्थात आपको किसी भी प्रकार से आर्थिक तकलीफ नहीं होगी। आप इस संदेह में, इस शंका में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपके उत्पादन का, आपकी फसलों का जो मूल्य होगा वो प्रभावित होगा। तो ये कार्य एमएसपी के जरिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएसपी में और भी चीजें होती हैं कि कौन सी फसल के लिए कितनी एमएसपी है इस वर्ष, है ना? और किस फसल के लिए बढ़ाई गई है, किस फसल के लिए कम है। तो वो विभिन्न प्रकार के जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, चलैया समिति आधारित है। चलैया समिति, देखिए चलैया समिति के बारे में पहले 1991 में क्या बनी थी? ये 1991 में। अब 1991 में सभी को पता है कि नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था के तौर पर एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। तो उसी समय एक विशेष समिति थी चलैया। चूंकि इनका पूरा जो नाम है वो क्या है भैया? राजा चलैया, है ना? राजा चलैया। और ये भारत में कर सुधार के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? कर सुधार के जनक। ये प्रश्न बनता है कि भारत में कर सुधार के जनक कौन है? तो वो कौन है? राजा चलैया। ठीक है, अब जब मैंने बता दिया कि कर सुधार के जनक हैं तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय? नहीं। बैंकिंग सुधार? नहीं। महिला सुरक्षा संबंधी? बिल्कुल नहीं। कर सुधार हेतु चलैया समिति क्या है? उससे संबंधित है। एक प्रश्न और बनता है कि चलैया समिति, ऑप्शन अगर ये न रहे, प्राय देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में या तो कर सुधार की बात करेगा या तो फिर ऑप्शन दूसरा रख देगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या रखता है? दूसरा रखता है कालाधन, है ना? काला धन को कम करना, काले धन को कम करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। क्योंकि काला धन रिलेटेड किससे है? करों से है कि भाई ऐसा धन जिसपे कर न लगे या कर न देना पड़े या कर से बच जाते हैं जबकि कर के दायरे में आते हैं, तो उस धन को हम संभवतः क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं। तो बात एक ही हुई, कर सुधार करोगे तो जो काला धन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? बदल दिया जाता है। दिखने में आसान लगेगा लेकिन आप कहोगे हम तो इतने सारे फैक्ट पढ़े थे, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, 1000 क्वेश्चन, और पता चला 1000 क्वेश्चन पढ़ के भी आपकी चीजें क्लियर नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आपसे अक्सर क्या होती है? चूक हो जाती है। पढ़े होते हो लेकिन अवधारणाओं को थोड़ा समझने की स्ट्रेटजी जो आप विकसित नहीं कर पाते, इसलिए 2-4 क्वेश्चन से जब आप प्री आपका रुकता है तो वो तकलीफ तो होती है, क्योंकि ये सभी के साथ ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं, है ना? तो शुरुआत में ये सभी के साथ होता है। आप ये मत समझिएगा कि हमारे ही साथ होता है, लेकिन ये बार बार हो तो ये फिर समस्या है ना? ये समस्या है, ये कोई चुनौती नहीं है बल्कि ये समस्या है। और उस समस्या का जो इलाज है फिर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो उतना अपने पास समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लड़कों पर क्या होता है कि आर्थिक समस्याएं, है ना, आर्थिक प्रकार के दबाव बनने शुरू हो जाते हैं, और लड़कियों पर सामाजिक दबाव स्टार्ट हो जाते हैं। तो भारत जैसे देश में दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, दबाव हैं, दोनों के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं, वो दोनों फेस करना पड़ सकता है आपको। तो इससे बचने के लिए अवधारणा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो अवधारणा युक्त प्रश्न हैं, जो अवधारणा युक्त तथ्य हैं, आप उनको विशेष रणनीति के द्वारा उसको सॉल्व करें। अगला है चलैया समिति के बाद आता है, ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष में देश में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितना हुआ? ठीक है ना, पिछले वित्तीय वर्ष में देश में कुल सोयाबीन का उत्पादन कितना हुआ, इसकी बात कर लें।
देखिए, जो भी होगा उत्पादन वो लाख मीट्रिक टन में होगा। किस में होगा? लाख मीट्रिक टन में होगा। 100 लाख मीट्रिक टन, 125, 150 और 160। इसका जो करेक्ट उत्तर है 125 है। ठीक है ना। और यहां से प्रश्न अक्सर बन जाता है कि प्रथम कौन है भैया, तो सबको पता है सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक है ना। दूसरे क्रमांक पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है ना। ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों दोनों लगभग लगभग है ना। मतलब अंतर तो कहो ये है कि किसी किसी वर्ष जो होता है मध्य प्रदेश तो हर वर्ष आगे रहता है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, इसका उत्पादन काफी अच्छे मात्रा में क्या होता है, प्राय बढ़ने को देखने को मिलता है। इसमें दूसरा तीसरे में काफी चीजें बदलाव आने को मिलते हैं। तो कौन है भैया? सोयाबीन कुल अनुसंधान केंद्र। एक चीज और है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, आप इस चीज को समस्या सॉरी, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाते हैं। अगला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? क्योंकि यह एक तरह का फैक्ट है, आपको जो विदेशी चीजें हैं, जो विदेशी संस्थाओं में है, वहां से ये प्रश्न बनते हैं कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है। खास तौर पर यह विभिन्न संस्थाएं एवं कृषि दोनों से संबंधित है। ठीक है, कृषि दोनों से संबंधित है। तो किससे है? अनाज क्रय से, मतलब अनाज जब खरीदते हैं उससे है। सस्ती ऊर्जा सस्ती दर पर उपलब्ध कराने से, स्वस्थ जलवायु हेतु, या फिर कृषि विकास हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि विकास हेतु। आइए देखते हैं कैसे होगा कृषि विकास हेतु। देखिए, जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, सामान्य तौर पर हम इस चीज को समझेंगे कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसके द्वारा निर्धारित की गई है? WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित की जाती है कि कौन सी फसल या कौन सी उत्पादन जो कृषि में है वह ग्रीन बॉक्स में आएगी या रेड बॉक्स में आएगी, है ना, या अंबर बॉक्स में आएगी। इस तरह से चीजें रहती हैं, है ना। क्योंकि इसमें तो तथ्यों का भंडार है बहुत सारा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन बॉक्स से संबंधित सारे तथ्य आपको उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स WTO में क्या होता है कि अर्थात ये WTO ये कहता है कि कोई भी देश या वहां की सरकारें किसानों को इस प्रकार से आर्थिक सहायता नहीं देंगी जिससे जो अनाजों का व्यापार है या जो वैश्विक मंडी है, आप इसको ऐसे समझो, वैश्विक बाजार है अनाजों का, वो प्रभावित हो, उसका मूल्य क्या हो? प्रभावित हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझिएगा कि यदि भारत की सरकार किसानों की ज्यादा मदद करे, सामान्यतः ज्यादा मदद करे मतलब कोई भी, चाहे वो खाद हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो ऊर्जा हो, है ना, बिजली वगैरह हो, कीटनाशक हो, इन सब पे वो बहुत ज्यादा क्या दे? सब्सिडी दे। सब्सिडी देने का मतलब सस्ती दर पर आपको उपलब्ध कराए, है ना। भले से उसका मार्केट प्राइस कुछ और हो, लेकिन आपको सस्ती मिले। तो जब आप कृषि में उसका उपयोग करोगे तो स्वाभाविक है जो आपकी लागत होगी कृषि की, जो भी फसल आप उत्पादित करोगे, अनाज होगा, वो आपको सस्ती दर पर मिल जाएगा, क्योंकि आपको सरकार ने क्या कर रखी है? सहायता कर रखी है। तो जब सरकार सहायता करे या कोई मदद करे, तो जब आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करें तो वो सस्ता ही होगा। तो अब उस सस्ती वस्तु को, मान लीजिए आपने गेहूं का उत्पादन किया, वो लगभग कितना हो रहा है? उसकी लागत 2200 रुपए हो रहा है ना, प्रति क्विंटल। और जो अमेरिका में किसान उत्पादित कर रहा है वो लगभग कितने का उत्पादित कर रहा है? 2500 रुपए से। क्योंकि अमेरिका में किसानों को कोई मदद सरकार से नहीं मिल रही है, ये भी प्रश्न हो सकता है ना। तो किसानों को यूएसए में कोई मदद नहीं मिली, उसकी लागत गेहूं की क्या है? 2500 रुपए प्रति क्विंटल, और आपकी कितनी है? 2200 रुपए। तो जब दोनों बाजार में पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? मार्केट में, बाजार में पहुंचेंगे, तो किसकी फसल बिकेगी? स्वाभाविक है ये 200 रुपए भी अगर क्या करेगा, ये फायदा लेकर, लाभ लेकर कमाएगा, तो इसका फसल अर्थात इंडिया की गेहूं क्या होगा? ज्यादा बिकेगा। और ये तो पहले से 2500 है, तो इसको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ? मूल्य प्रभावित हुआ, वहां के किसान क्या हो जाएंगे? प्रभावित होंगे, नकारात्मक असर पड़ेगा। तो इसलिए WTO ने ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत कृषि विकास की अवधारणा पर बल दिया है। कैसे? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में इतनी ही सरकारें मदद कर पाती हैं, जैसे क्या होता है इसमें, आप नोट डाउन करिएगा। अब आपके नोट डाउन करने का समय है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में किस प्रकार से सरकारें मदद करती हैं? आर्थिक सहायता से नहीं कर सकती, MSP वगैरह से नहीं कर सकती, तो किससे करती हैं? देखिएगा, शोध पर, मतलब नए बीजों पर शोध करिए, है ना, अनुसंधान करिए, आप
कृषि से संबंधित, है ना, अनुसंधान करिए। कीटनाशक आप कर सकते हैं क्योंकि कीटनाशक बहुत जरूरी है ना, कीटनाशक इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में सिंचाई सुविधा, याद रखिएगा सिंचाई सुविधा की बात है, मतलब आप नहरें बनवा सकते हो, है ना, ट्यूबवेल वगैरह खुदवा सकते हो किसी भी तरह से, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि लो भाई ये 10,000 रुपए क्या करो आप पकड़ो, नहीं। आप उनको जो सरकार की तरफ से नहरें हो सकती हैं, डैम वगैरह हो सकते हैं, बांध वगैरह हो सकते हैं, या फिर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही हो, सूखा हर बार हो रहा हो, तो वहां के लिए आप सिंचाई व्यवस्था कर सकते हो। तो ये जो भी फैक्ट होते हैं, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। कोई रोग लग रहा हो, कोई महामारी आ गई हो, है ना, तो इन सबको किसके अंतर्गत समाहित करते हैं, तथ्य को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अर्थात इन पर सरकार आसानी से अपने किसानों को बिना रोक टोक के क्या कर सकती है, सहायता कर सकती है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई हमारी सरकार यहाँ के किसानों की मदद करे, ये कौन होते हैं बोलने वाले, होते हैं, देखिए बैलेंस के तौर पर पूरे वैश्विक स्तर पर बैलेंस में ना हर कोई किसी ना किसी का क्या है, बॉस है, और उसका भी कोई एक बॉस है। मतलब यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि भैया हम ही बाप हैं यहाँ पर, है ना, हम ही बॉस हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही प्रभु, हम ही भगवान, हम ही ईश्वर हैं। ऐसा कोई नहीं, सब पे कोई ना कोई ऊपर बैठा है और उसके ऊपर भी कोई बैठा है। मतलब आप ये तय नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा कौन है ना। कहने के लिए पौराणिक कथाओं के आधार पर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं कि सबसे बड़ा कौन, नहीं, यहाँ कोई किसी से भी बड़ा नहीं है। एक दूसरे को सब काटते हैं और एक दूसरे की कमजोरी नब्ज सभी के हाथ में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, जल्दी से आते हैं कि कौन आरबीआई गवर्नर नहीं है ना, आरबीआई गवर्नर नहीं है, इस पर फोकस करिएगा। मनमोहन सिंह रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। इंद्र प्रसाद पटेल ये भी हैं। मोरारजी देसाई ये नहीं है क्योंकि ये प्रधानमंत्री रहे हैं कुछ 1977 में, ठीक है ना, जब जनता पार्टी की 1977 में जब सरकार बनी थी तो उस समय क्या थे, ये 78 में प्रधानमंत्री रहे थे। और बिमल जालान भी रहे हैं 90 के दशक में, है ना। तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर होगा, मोरारजी देसाई वित्त आरबीआई गवर्नर नहीं रहे हैं, बाकी सब आरबीआई गवर्नर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सीडी देशमुख जैसे आपको पहले आरबीआई गवर्नर थे, ये फैक्ट आपको याद होगा, नहीं है तो फिर इसको आप नोट डाउन करिएगा। सीडी देशमुख जो थे वो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। निम्न में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं है, यह प्रश्न हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, है ना, उद्यम क्रांति एक प्रकार का ये योजना है ना। उद्यम क्रांति योजना का क्या उद्देश्य है, तो ये 2022 में स्टार्ट हुई थी। पहले आप ये समझ लीजिएगा, ये अप्रैल का महीना था, है ना, अप्रैल 2022 में यह जो है योजना स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है भैया, युवा रोजगार हेतु, स्वरोजगार हेतु, विदेशी शैक्षणिक सुविधा हेतु, या मतलब कि विदेशों में आप जाओ और वहां पर शैक्षणिक सुविधा प्राप्त करो, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर है स्वरोजगार हेतु। क्यों, कैसे पता चला, कुछ मैंने कहा था पिछले ही टॉपिक्स में, पिछले ही लेक्चर्स में। आपको फिर से एक बार कहता हूं, प्रश्नों में ही उत्तर छिपे रहते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर न मिल रहा हो तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसको समझो, उसको तोड़ो, है ना, उसका संधि विच्छेद करने की प्रक्रिया को अपनाओ, तो वह उत्तर खुद पे खुद आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ शब्द है क्या, उद्यम। उद्यम का मतलब होता है उद्यमिता, अर्थात बिजनेस मॉडल जिसमें रिस्क हो, ऐसी किसी भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करना जिसमें रिस्क छिपा हो। और ये सभी की बात नहीं होती, रिस्क वही लेता है जिसमें क्या होती है, साहस होती है ना। सामान्यतः आप सुने होंगे कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत का मतलब ये है कि भैया जो एक बार रिस्क लेगा उसी को पता चलेगा। रिस्क लेते समय तो डर लगता है, लेकिन जब आप रिस्क में सफल हो जाएंगे ना, उद्यमिता में, तो चीजें सफल होती हैं। इस पर एक और है, एक पंक्ति ये है कि आपने सुना होगा कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशांति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमेन मतलब रिस्क लेने से ही कार्य सफल होते हैं। वैसे ही जैसे सोए हुए सिंह मतलब शेर के मुख में जो मृग होता है, मृग मतलब हिरन, स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को क्या करना पड़ता है, उसके लिए दौड़ लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो सिंह को अर्थात हिरन को क्या कर सकता है, शिकार के तौर पर उसको अपना भोजन बनाता है। तो वैसे ही उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। केवल सोचने भर से कि भाई मैं एमपीपीएससी क्रैक कर जाऊं, पास कर जाऊं, प्री निकल जाए, इससे कुछ नहीं होता है ना। उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है ना। कहने के लिए तो सिंह भी एक राजा है,
है ना, वो कह दे, ऑर्डर दे दे भैया कि एक शिकार हमारे पास रोज आ जाए करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। तो राजा जब प्रयास कर सकता है, राजा मेहनत कर सकता है अपने कार्य को सफल बनाने के लिए, तो हम तो अभी, है ना, इस हिसाब से इस सामाजिक परिवेश में तो हम कहाँ राजा हैं, है ना। तो आइए इस पे क्या है, स्वरोजगार हेतु इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अगला है, अगले पे आते हैं, मेगा फूड पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेगा फूड पार्क नाम है, मेगा मतलब होता है बड़ा फूड पार्क, है ना, बड़े स्तर से, मेगा मतलब होता है फूड पार्क मतलब होता है जहां पर खाने पीने की सामान्यतः वस्तुओं को क्या किया जाए, विनिर्मित किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब जैसे अगर आप गेहूं के आटे से या गेहूं से जब आप बिस्किट बनाते हैं तो उस बिस्किट बनाने के जो संबंधित कारखाने होते हैं उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, फूड पार्क। तो अक्सर आप पाएंगे कि फूड पार्कों में ही विभिन्न प्रकार के जो दूध से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं या फिर चॉकलेट्स वगैरह, नमकीन वगैरह, है ना, बिस्किट्स वगैरह, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो पैकेट में होती हैं, है ना, वह सब संबंधित फूड पार्क में ही निर्मित किए जाते हैं। एक माहौल बनाया जाता है। क्या है उद्देश्य, क्या है भैया, स्थानीय रोजगार। बिल्कुल भाई, जहां कहीं भी फूड पार्क होगा, जहां कहीं भी इंडस्ट्री लगेगी तो स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। एकदम करेक्ट है ऑप्शन के आधार पर। किसान की आय में वृद्धि, बिल्कुल होगी किसान की आय में वृद्धि, क्योंकि फूड पार्क मतलब खाने पीने की वस्तुएं बन रही हैं, तो खाने पीने की वस्तुओं का जो रॉ मटेरियल है, जैसे क्या है, शक्कर हुआ या चीनी हुई, है ना, शक्कर, चीनी, चीनी हुआ, साथ ही साथ में क्या मिलता है, गेहूं हुआ, है ना, और भी जैसे मक्का वगैरह हुआ, है ना। आजकल तो पैकेट वाली चीजों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 5 रुपए 10 रुपए वाली जो पैकेट्स होती हैं, है ना, वो नमकीन टाइप में, उनका बहुत प्रचलन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों की आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है ना, वो कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि। करेक्ट है। औद्योगिक वातावरण का विकास होगा, बिल्कुल होगा। एक ही जगह कई प्रकार की जब इंडस्ट्री होगी, स्वाभाविक ही कई कंपनियां उत्पादित करेंगी, तो इंडस्ट्रियल जो वातावरण है आसपास का वो बन जाएगा। मतलब अगर एक इंडस्ट्री लगी, उसको आपने सहायता दिया, 2-3 आपने पहले बना दिया कि भाई इसी के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री लगेगी, है ना, लग गई, तो आसपास भी क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, स्थानीय रोजगार। किसानों की जो फसलें होंगी वो आसानी से यहाँ पर बिक जाएंगी, है ना, और औद्योगिक वातावरण बन जाएगा। तो अगला उत्तर है उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो तीनों ये जो तथ्य हैं, आपके अवधारणाएं हैं, तीनों विचार इस पर फिट बैठते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र स्थापित है। प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र स्थापित है। नरसिंहपुर, मैहर, डिंडोरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्या है, निमाड़ी। निमाड़ी मतलब इनमें से कोई नहीं इसका होगा, मतलब ना तो डिंडोरी में, ना तो मैहर में, ना तो नरसिंहपुर में है, बल्कि वो कहाँ है, निमाड़ी में है। ठीक है, इसमें कोई विशेष नहीं है इस तरह से। सूती वस्त्र उद्योग, हाँ अगले आइए। सूती वस्त्र उद्योग प्रायः सम जलवायु क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग आप सामान्यतः कॉटन से संबंधित है, प्योर कॉटन की बात कर रहा है। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, सम जलवायु क्षेत्रों में, जहां पर क्या होती है, जलवायु क्या होती है, सम का मतलब होता है जहां पर जो गर्मी है और या ठंडी है वह क्या होती है, औसत रूप से होती है। मतलब तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान मिलता है दिन का, है ना। तो ये ना तो बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, ना तो ज्यादा बहुत मैक्सिमम होता है, तो सम जलवायु कहा जाता है। और प्रायः सम जलवायु जो होती है वह समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है। जैसे भारत के कलकत्ता हुआ, चेन्नई हुआ, तुतिकोरिन हुआ, है ना, विशाखापत्तनम हुआ, और फिर यहाँ केरल है ना। मतलब तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा न हो, तापांतर अधिक न पाया जाए। मुंबई हुआ, अहमदाबाद हुआ, है ना, ये जो क्षेत्र है। और साथ ही साथ में इंदौर इसलिए क्योंकि मालवा के पठार की बात है, मालवा के पठार पर सम जलवायु ही पाई जाती है। तो क्योंकि कपास का अधिक उत्पादन अधिक होता है, नहीं, ये करेक्ट उत्तर नहीं है। सम जलवायु से कपास का कोई मतलब नहीं है विशेष, इसका प्रभाव मुख्यतः काली मिट्टी के तौर पर जाना जाता है। प्रश्न के आधार पर इसका ये ऑप्शन, ये जो उत्तर है ये सही नहीं माना जाएगा। सस्ते श्रम की उपलब्धता, नहीं, ये भी नहीं है। सम जलवायु सस्ते श्रम की उपलब्धता से कोई मतलब नहीं है। सस्ता श्रम जहां कहीं भी जन घनत्व अधिक होगा,
है ना। प्राय ये मान लिया जाता है कि अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में जो श्रम होता है वो सस्ता होता है, आसानी से लोग सस्ती दरों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये भी नहीं है। धागों का नुकसान कम होता है अधिक औद्योगिकरण होने से। देखिए भाई, इस पर आते हैं पहले। अधिक औद्योगिकरण होने से जिन क्षेत्रों में मान लीजिए अधिक औद्योगिकरण है, तो क्या वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग लगाए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे कोई लॉजिक नहीं है कि जहां पहले से अधिक औद्योगिकरण है, मान लीजिए मुंबई है उदाहरण के तौर पर, क्या सूती वस्त्र केंद्र मुंबई है या अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में अधिक औद्योगिकरण है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सूती वस्त्र उद्योगिकरण भी वहीं पर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर है धागों का नुकसान कम होना। बहुत अच्छा उत्तर है, ऑप्शन है इसका कि धागों का नुकसान कम होना, अर्थात जो धागे होते हैं अधिक तापांतर के कारण, जैसे आप धागा लीजिए और उस धूप में क्या प्राय होता है, धूप में रखिए फिर रात में भी रखिए, तो प्राय जो धागा होता है ना वो अधिक तापांतर के कारण क्या होता है, अधिक तापमान, रात में ठंड गर्म के कारण वो धागा क्या होता है, टूट सकता है। ठीक है ना, उसमें चटकन पड़ जाती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो भी सूती वस्त्र उद्योग होंगे जो होंगे वो कहाँ होंगे, जहां पर सम जलवायु होगी, ना तो जहां पर ज्यादा तापमान होगा, ना तो बहुत कम तापमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बांस मिशन की शुरुआत। बाम्बूस है ना, कब हुई थी? 2013 में हुई थी। तो बांस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2013। बहुत विशेष इसमें कोई अन्य तथ्य निकलने की संभावना बहुत कम रहती है। बस आप जान जाइए कि बांस मिशन की शुरुआत 2013 में हुई थी। 2002 2016 ये सब ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, हाँ। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि बांस मिशन का उद्देश्य क्या है ना, तो इस बात पर चर्चा कर लें कि बांस मिशन का उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य होता है कि जो हस्तशिल्प है उसको प्रमोट करना, क्योंकि भाई बांस ही नहीं रहेगा तो लोग उससे विभिन्न प्रकार की जो टोकरियां होती हैं, जो घरों में सजावट के काम में की चीजें होती हैं, चटाई वगैरह होती हैं, वो कैसे बनाएंगे? तो स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार मिल जाता है। तो हस्तशिल्प क्या करता है, उसका विकास होता है। तो बांस अधिक से अधिक लगाने से, ठीक है ना, ये प्रोत्साहन है। साथ ही साथ में जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को भी इससे क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्योंकि बांस का जो वृक्ष होता है कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में एक प्रकार से फूड चेन का काम करता है, या आवास के रूप में बहुत सारे जीव जंतुओं के रहने के लिए काम करता है। इसलिए इसका एक और होगा जैव विविधता। साथ ही साथ में आय, कैसा आय? जो किसान अपने खेतों में या अपने खाली पड़ी जमीनों में क्या करेंगे, बांस लगाएंगे, उनकी आय में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो बांस मिशन की शुरुआत 2013 में। ठीक, अगला है मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पहले इस पे आइए, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। जनसंख्या स्थिरीकरण का मतलब होता है कि जनसंख्या को कैसे हम स्थिर करें, अर्थात जो जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर की तो बात ही नहीं है भाई, उसको तो हम ज्यादा कर दें तो भी जनसंख्या घट जाएगी। क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि भाई एक बार देश की जनसंख्या और शरीर का मोटापा बढ़ जाए ना तो जल्दी कम नहीं होता। देश की जनसंख्या तब कम होगी कि कोई आपदा आ जाए, जैसे कोविड-19 है ना, या फिर 1921 से पहले जो आपदाएं आई थी, अकाल पड़ा था, उस समय जनसंख्या नियंत्रित हो चुका था, है ना। और शरीर का मोटापा बिल्कुल कम नहीं होगा जल्दी, जब तक कि आप बीमार ना पड़ो, या तो फिर आप ऐसी कोई कार्यशैली, व्यायामशाला, है ना, तरह तरह की चीजों को खाना पीना बंद ना कर दो, है ना। तो बहुत मुश्किल है कि एक बार देश की जनसंख्या, शरीर का मोटापा बढ़ जाता है तो जल्दी कम नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको विशेष प्रकार से क्या पढ़ना पड़ेगा कि नीतियां अपनानी पड़ेगी। उस नीतियों में है जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। देखिए, पखवाड़ा का मतलब होता है, 14 दिन, है ना। एक महीने में कितने होते हैं, 14 + 14 कितने होते हैं, 28 दिन। ये के चंद्रमा के आधार पर जो कैलेंडर होता है, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसको हम कहते हैं पखवाड़ा। ठीक है ना। तो जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब मनाया जाता है? 11 से 24 अप्रैल, 11 से 24 जुलाई, 1 से 14 जनवरी, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सभी को पता है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो उसी के आसपास से इस चीज को आप पकड़ सकते हो कि लगभग इसी महीना, मतलब 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के मध्य यह जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जाता है। याद आई बात? समझ है, क्लियर है।
एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि भारत का जो मिशन है, जो टारगेट है कि कब किस वर्ष हमारी जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो 2000 क्या है 45। 2045 आते आते, चूंकि हम इस समय वर्तमान में 140 क्या है करोड़ हैं, 140 करोड़ हैं, अभी और बढ़ेंगे, मतलब 2045 तक जाते जाते ही हम ये तय कर पाएंगे कि भाई जितने मरेंगे ना उतने ही पैदा होंगे। तो मतलब न तो जनसंख्या में वृद्धि होगी न तो बहुत ज्यादा कमी होगी। पैदा होंगे, बिल्कुल पैदा होना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई अब पैदा करना है तो करना है ना। जनसंख्या कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, बुजुर्गों का देश हो जाएगा, फिर तो समस्या ही समस्या, जापान और रूस की तरह। रूस में लड़कियां ही लड़कियां, है ना, लड़के हैं ही नहीं, जापान में बुढ़ापे बूढ़े ही बूढ़े, है ना, जवान वहां दिखते ही नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो तरह तरह के प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाना पड़ेगा कि भाई जनसंख्या बढ़ाओ। तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ जनसंख्या कम करने के लिए कार्यक्रम है, तब आपको क्या करना पड़ेगा जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो आप बिल्कुल मत समझिएगा कि जन्म दर होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि मृत्यु तो होगा ही। तो मृत्यु जब होगा, जन्म ही नहीं होगा, तो जनसंख्या क्या होगी, ऋणात्मक होने लग जाएगी। तो जितने लोग मरे हैं उस समय, है ना, मृत्यु हो, और उतने ही लोग क्या हो जाए, लगभग पैदा हो जाए, इसको जनसंख्या स्थिरीकरण कहा जाता है। तो ये लगभग 2045 तक होगा, है ना। स्थिरीकरण में ये भी है कि मरे मतलब इक्वल नहीं होगा कि भाई 2 लोग मर रहे हैं चलो 2 लोग पैदा हो, 2 लोग पैदा हो रहे हैं 2 लोग मरो, ऐसा नहीं होता। स्थिरीकरण का मतलब होता है जो दरें हैं बढ़ने की वो मामूली हो, मतलब 2 लोग मर रहे हैं, 3 लोग क्या हो रहे हैं पैदा हो रहे हैं। तो इस हिसाब से जनसंख्या स्थिरीकरण होगा, और वो कब होगा 2045 तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र खमरिया में स्थित है। खमरिया नाम आपको, चूंकि ये किसी जिले का नाम नहीं है ना, तो ये है ना, तो ये एक प्रकार का एक क्षेत्र है, किसी जिले में एक क्षेत्र है, विशेष औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये खमरिया जो है वो पड़ता है कहाँ पर भाई, जबलपुर। अब आप जबलपुर से ये पकड़ लेंगे कि ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। दलहन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, या फिर गन्ना कहाँ है, नरसिंहपुर के आसपास है, अंगूर कहाँ है, रतलाम में है, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये जो है उसका क्या है, सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। कहाँ पढ़ा जाता है, जबलपुर के खमरिया में। खमरिया से एक प्रश्न और बनता है कि वहां पर जो सेना के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो गन है, खास करके जैसे तोप वगैरह हुआ, जैसे आपने नाम सुना होगा धनुष तोप, है ना, ये जो तोप है, गन कैरिज फैक्ट्री है वहां पे, बंदूकें वगैरह, गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ है, जबलपुर। तो वो भी खमरिया इंडस्ट्रियल एरिया में ही आती है, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला सबसे कम, ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम याद रखिएगा, निम्न में से किस सबसे कम वाला है, डिंडोरी, मंडला, अलीराजपुर और बालाघाट। अब सबसे कम कौन सा है, सबको पता है, लगभग ये फैक्ट पता रहता है, क्या है, बालाघाट। तो ये कितना है भैया, 1021 है, ठीक है ना। और लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर, है ना, महिलाओं की संख्या, मतलब पुरुष अगर 1000 होंगे तो महिला कितनी होंगी, है ना। यह जो संख्या इंडिकेट किया जाता है इसी को कहा जाता है लिंगानुपात, ठीक है ना। प्राय यह माना जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। एवरेज रूप से देखो तो वो भी कम होती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो जैसे ये माना जाता है सामान्यतः कि प्रश्न आता है न्यूनतम, पहले इसको देख लें, 1009, 1008 और 1002। तो सबसे कम किसका है, डिंडोरी का है। उसके बाद सब मंडला का आता है, और फिर अलीराजपुर, और फिर बालाघाट का सर्वाधिक। मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये क्या है, घटता हुआ क्रम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही, है ना। आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रश्न के आधार पर मत जाइएगा, प्रश्न संख्या के आधार पर मत जाइएगा कितने ही प्रश्न हमें हुए, बल्कि उस प्रश्न में आए हुए 2-3 चीजें हैं, आए हुए अवधारणा, है ना, बहुत सारी अवधारणा आपको क्लियर हुई होगी कि ये चीजें क्या थी, कैसे थी, है ना। आपको अवधारणा क्लियर हो गया कि किसी भी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका मीनिंग क्या है। अगर कोई आया क्वेश्चन तो मैं अब सॉल्व कर लूंगा, मुझे समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ में
इसमें विभिन्न प्रकार के आपके तथ्य मिले और एग्जाम में कहाँ तक पूछ सकता है डीप, है ना, डेप्थ में कहाँ तक जा सकता है, इन सब पे मुद्दों पर हमने चर्चा किया। तो अगले ही लेक्चर्स में हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसी के इर्द गिर्द होगा कि ताकि आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बाकी आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते रहें, हम ये पढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तत्पर हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।